गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेतामृ शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 11 लेके आए हैं पीओटी प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर सीटीएस, सीआईटीएस, ऑल ट्रेड्स और ऑल्सो सम ऑफ द क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनटीए, यूजीसी नेट, जीआरएफ 2020। सो साथ के साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हमने सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए 1 मंथ का प्रिपरेशन कोर्स निकाला है और साथ के साथ पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं, सारे के सारे 10 यूनिट्स फॉर होम साइंस। और यूनिट 3 और 4 पेपर 2 की जो कि है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, वो भी हम एक 15 डेज़ का लाइव कोर्स लेके आए हैं और साथ के साथ आपको डाटा इंटरप्रिटेशन भी उसके साथ कराई जाएगी। सो प्लीज़ ज्वाइन द कोर्स एंड ऑल्सो द टेलीग्राम ग्रुप। लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्वेश्चन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 156। विच क्लासरूम अरेंजमेंट इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अ क्लास इज़ बीइंग टॉट इन लेक्चर मोड एंड देयर इज़ इंडिपेंडेंट वर्क एक्सपेक्टेड। जब कक्षा को व्याख्यान तरीके से पढ़ाया जा रहा हो और उसमें स्वतंत्र कार्य अपेक्षित होता है तो कक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है। अब आप देखिए कि आप लोगों की जो स्कूल की शिक्षा रही है, ठीक है, या आपके जो इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया जाता है, तो आपको किस तरीके से बिठाया जाता है। यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा तरीका अच्छा होना चाहिए, क्लासरूम का अरेंजमेंट पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो अरेंजमेंट कौन सा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अब सी शेप, राउंड टेबल, सर्कल या रो एंड कॉलम, तो आप लोग किस में बैठते हैं, रॉज एंड कॉलम्स में बैठते हैं। अगर वो इफ़ेक्टिव है तभी तो हर इंस्टीट्यूट, हर स्कूल वही तरीके को अपनाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा इंडिपेंडेंट वर्क हो सकता है ईजिली। गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय अ काउंसलर टू नो एन इंडिविजुअल बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस। इन्होंने क्या पूछा कि काउंसलिंग का जो प्रक्रिया होती है काउंसलिंग की, उससे पहले ही काउंसलर इंडिविजुअल के बारे में जानने के लिए क्या करता है, तो वो आस्क देम टू टेक रेस्ट, उनसे परीक्षण करवाने को कहता है। इंटरव्यूइंग पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, माता पिता और दोस्तों का साक्षात्कार करता है, मतलब उनसे कुछ पूछता है। आस्क हिम टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, उससे एक आत्मकथा लिखने को कहता है। या आस्क हिम देम अबाउट देयर बिगेस्ट फियर, उनसे उनके सबसे बड़े डर के बारे में पूछता है। तो जब भी कोई काउंसलर होता है ना, वो क्या करता है, वो रिलैक्स करने की कोशिश करता है और रिलैक्स करने के लिए उसको उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। उसके लिए वो क्या करता है, पहले इंटरव्यू लेता है पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का, ताकि उसको उस पर्सन के बारे में जिसकी उसने काउंसलिंग करनी है उसके बारे में कुछ पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। गिव द 4 स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग प्रक्रिया के 4 चरण बताने हैं इसमें। ठीक है, कौन से है, 4 स्टेजेस बतानी है काउंसलिंग प्रोसेस की। तो वो देखते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, काउंसलिंग से रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। असेसमेंट लगती है, असेसमेंट मतलब कि ये मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करते हैं। गोल्स को एस्टेब्लिश करते हैं और डेवलप करते हैं। एक्शन प्लान या फिर एनालाइज, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। अटेंशन मेकिंग करते हैं, रेलिवेंसी सीकिंग करते हैं, काउंसलिंग और सेटिस्फेक्शन होती है, या फिर रिसोर्स एग्रीमेंट, काउंसलिंग और इवेल्युएशन करते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमेशा रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जब भी किसी की काउंसलिंग करोगे तो उसको क्या है, आपके ऊपर एक विश्वास होना चाहिए। और साथ के साथ क्या करोगे, एक असेसमेंट, एक मूल्यांकन करोगे, फिर अपने गोल्स निर्धारित करोगे। अब मान लो आपको किसी की काउंसलिंग करनी है तो सबसे पहले उसके साथ बातचीत करके तालमेल बिठाओगे, फिर उसके बाद उसके बारे में प्रक्रिया जताओगे कि हाँ ये इसको ऐसे ऐसे तकलीफ़ है। फिर ऑब्जेक्ट गोल्स बनाओगे कि अब मेरे को इसके इन इन चीज़ों पे, इन डर पे या इस तरह की हरकत पे काम करना है, और उसके बाद आप उसको कर दोगे, एक्शन करोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच of the following category of students are likely to adopt distance learning mode of learning। कौन से लोग, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन का सहारा लेते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, ये पूछा है इन्होंने। सो स्टूडेंट्स हु हैज़ अ डिसकंटिन्यू देयर फॉर्मल एजुकेशन एंड आर इन जोग्राफिकल रिमोट एरिया, ऐसे बच्चे जो अपनी
ऐसे छात्र जो अपनी औपचारिक शिक्षा बंद करनी पड़ती है और भूगोलीय रूप से दूरस्थ स्थानों पे क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे हम डिस्टेंस लर्निंग करते हैं जो दूर रहते हैं। या फिर स्टूडेंट्स हु हैव गैप ईयर इन द एजुकेशन, जिन विद्यार्थियों पे, जिन छात्रों के वार्षिक शिक्षा में अंतर हो जाता है, या स्टूडेंट्स हु कैन नॉट गेट एडमिशन, उन बच्चों के लिए जो एडमिशन ही नहीं ले पाते, या उन बच्चों के लिए जिनको क्या करना होता है, अपनी जो नॉलेज है उसको हमेशा रिफ़्रेश करते रहना पड़ता है, ताज़ा रखना पसंद होता है। ठीक है, तो क्या रहता है, कौन करते हैं डिस्टेंस लर्निंग मोड। अब डिस्टेंस लर्निंग कौन सी होगी, जैसे आप ई लर्निंग कर रहे हैं, अब आप यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, या किसी इतने सारे क्लास प्लस, क्लास ग्रेड, गूगल क्लासरूम, अलग अलग ऐप्स हैं, अलग अलग ऐप्स में ई लर्निंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी फॉर्मल एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो चुकी है। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी, जो हम स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस में पढ़ते थे, वो ड्यू टू दिस वायरस डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अभी कंटिन्यू नहीं चल रही है, और लोग अपने अपनी घरों में अलग अलग जगहों पे रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये इस्तेमाल की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्ट्स एन आइडल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। कौन सी ऐसी इनमें से कौन सा आइडल सीक्वेंस है लर्निंग एक्टिविटी का जो क्या हो, विच यूजेज अ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट अप्रोच टू लर्निंग, जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी करे। सो ऑप्शंस है लर्निंग पाथ, शिक्षण मार्ग, जॉब एड्स, सरकार नौकरी सहायक, ई लर्निंग, या मेंटोरिंग प्रतिपालन। सो कौन से हैं कि जो क्या करे, आइडल सीक्वेंस है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो जैसे जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे इम्प्रूव होती रहती है। तो वो कैसे है, जब हम लर्निंग के मार्ग पे चलेंगे, जब हम किसी चीज़ को सीखने के मार्ग पे चलेंगे, तभी तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, रेगुलरली अच्छी होती जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। निम्नलिखित में से कौन से क्या है बेनिफिट बताने एंटरप्रेन्योरशिप के। तो वो क्या करता है, इट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग क्रिएटिविटी इनटू द मार्केट प्लेस। तो अगर हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हम क्या करते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं और मार्केट प्लेस पे क्रिएटिविटी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बाकी के क्वेश्चंस भी, ऑप्शंस भी देखते हैं। इट लीड टू इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्प डेवलपिंग द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री। ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है, नॉट मेंटेन, इम्प्रूव करता है, और जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें भी मदद करता है। तो बिल्कुल ये भी सही बात है। सी है हमारा बोथ ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला है और दूसरा है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमारा आंसर आएगा बोथ ऑफ दीज। क्योंकि जैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती है, हम एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, हम कोई काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और उससे अपनी क्रिएटिविटी मार्केट में लेके जाते हैं, और साथ के साथ क्या करते हैं, पैसे भी कमाते हैं और देश के लिए भी काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी MUDRA गिव लोन अप टू अ सम ऑफ। जो मुद्रा योजना है वो कितना पैसा देती है, कितना लोन देती है, बिटवीन 10,000 to 10 लाख, 10,000 से 10 लाख के बीच में, 50,000 या 50 लाख तक, या इनमें से कोई नहीं। तो वो हमें 10,000 से 10 लाख तक का पैसा देती है मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द डोमेन ऑफ ICT। निम्नलिखित में से कौन से ICT के अंतर्गत आते हैं। ICT क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, रेडियो टेलीविज़न आएगा, इंटरनेट मोबाइल आएगा, बोथ ऑफ दीज आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। तो इसके अंदर हमारा बोथ ऑफ दीज आएगा, क्योंकि रेडियो हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, ये सारे के सारे क्या है, हमारे ICT हैं। ठीक है, ICT के अंडर आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन लर्निंग आर वर्चुअल, जैसे अब आजकल हो रही है, एंड कांट एक्सेस द ई लर्निंग एट द सेम टाइम, दे आर सेड टू बी डैश लर्नर्स। जब विद्यार्थी आभासी होता है और एक साथ ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकता तो उसे डैश शिक्षार्थी कहा जाता है। सिंक्रोनियस, समकालीन, असिंक्रोनियस, अतुल्यकालीन, डिस्ट्रीब्यूटेड, वितरित, या रिमोट सुदूर। तो ऐसे बच्चों को क्या बोला
बोला जाता है जो क्या करते हैं, ई लर्निंग नहीं ले पाते, मतलब जैसे इस टाइम पे क्लास चल रही हो, ठीक है, लाइव क्लास चल रही हो या कोई भी क्लास मेनली लाइव चल रही हो, ठीक है, लेकिन बच्चे उस क्लास को फिर भी नहीं ले पाते, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं उसको असिंक्रोनियस, अतुल्यकालिक। एक्सपेंड करना NSQF, आपने कभी सुना होगा, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, जितने भी ट्रेनीज़ हैं, उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर से NSQF के अकॉर्डिंग उनका पूरा करिकुलम चलता है, सिलेबस चलता है। क्या क्या होता है वो? नेशनल स्टडी क्वारम फ्रेमवर्क, नेशनल न्यू स्टडी क्वालिटी फ्रेमवर्क, न्यू स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क या नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इसका सही आंसर क्या है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को ही हम NSQF बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग? वोकेशनल एजुकेशन के वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग में अंतर पूछा है इन्होंने, मेन डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वो किस चीज़ पे फोकस करती है? ओरिएंटल स्किल डेवलपमेंट पे, सही बात है ये, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ फोकस्ड ऑन थ्योरी एंड साइंस बिहाइंड द ऑक्यूपेशन, नहीं, वो थ्योरी और वोकेशनल ट्रेनिंग कौन सी होती है? जो स्किल्स को एनहांस करती है, तो वो थ्योरी और साइंस में इतना नहीं जाती। वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ लॉन्गर इन ड्यूरेशन एज़ कम्पेयर टू वोकेशनल एजुकेशन, ऐसा भी नहीं है। और वोकेशनल ट्रेनिंग क्या करती है? सिर्फ IITIs में या फिर हमारे IITs में ही इस्तेमाल होती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग और भी अब बाकी सारे हिस्सों में इस्तेमाल होने लग गई है, जैसे आप लोग भी करते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर A। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या करती है? जॉब ओरिएंटेड होती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, करेक्ट। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विल अलाउ एन इंस्ट्रक्टर टू बी अ लीडर इन अ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रशिक्षक को स्कूल कॉलेज संस्थान में अग्रणी होने की अनुमति देती है? ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर को ऐसी अनुमति देती है कि वो आगे आए। तो ट्रस्ट, भरोसा, एम्पैथी, सहानुभूति, ऑनेस्ट, ईमानदार, डेडिकेटेड, समर्पित। अब आप लोग अपने टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग ट्रेनीज़ हैं और आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर से पढ़ते हैं, तो क्या बेस ऐसा है? अगर आपको टीचर के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा कि वो जो पढ़ा रही है वो सही पढ़ा रही है, जो वो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, या उनको खुद आता है या नहीं आता, तब तक हम नहीं पढ़ पाते। तो हमें मेनली अपने टीचर के ऊपर क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स यूज द एडोलेसेंस एज टू, जो बच्चों की एडोलेसेंस एज होती है वो किस लिए होती है? अडेप्ट और एडजस्ट करने के लिए चाइल्डहुड बिहेवियर को टू द एडल्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बचपन के व्यवहार को वयस्क मानकों के अनुरूप ढालने और समायोजन करने के लिए, लर्निंग अबाउट एडल्ट बिहेवियर एज पर एडल्ट स्टैंडर्ड, एडल्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से एडल्ट के बिहेवियर को समझने के लिए, चैलेंज और क्वेश्चंस द स्टेटेड एडल्ट बिहेवियर एज पर एडल्ट स्टैंडर्ड, जैसे एडल्ट स्टैंडर्ड दे रखे हों उसी हिसाब से अगर हम अपने क्वेश्चंस करने लग जाएं या चैलेंजेस लेके आए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट करें एडल्ट बिहेवियर को एडल्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से ही। तो इसके अंदर हमारा सही उत्तर क्या है? इन्होंने क्या पूछा था कि स्टूडेंट यूज़ करता है एडोलेसेंस एज को, क्यों? बाकी तीन में तो यूज़ करने का दे ही नहीं रखा, तो वो अडेप्ट करता है और एडजस्ट करता है अपने चाइल्डहुड बिहेवियर को किसके अकॉर्डिंग? हमारे एडल्ट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग बिहेवियर? इनमें से लर्निंग बिहेवियर का एग्जाम्पल क्या है? लर्निंग बिहेवियर मतलब जो समझता रहता है, लर्न करता रहता है, रेगुलरली मूवमेंट में रहता है अपनी नॉलेज के साथ, उसको लर्निंग बिहेवियर बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला उसका एक उदाहरण। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड, पक्षियों को घोंसला निर्माण करना, स्विमिंग इन फिश, मछलियों का तैरना, मछलियों में तैरना, हाइब्रेनेशन, शीत निद्रा, और वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड, अच्छा खाना महकने पर मुंह में पानी आना। तो क्या है लर्नर्ड बिहेवियर? अब लर्न क्या चीज़ करनी पड़ेगी इसमें क्या लर्न करनी पड़ेगी हमें? कि
अब देखिए, नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स को नेस्ट बिल्ड करना कोई सिखाता नहीं है, उनको क्या है ऑटोमेटिकली आती है। ऐसे ही स्विमिंग भी और शीत निद्रा भी कि खुद ही आती है, आपको प्रैक्टिस तो नहीं करनी पड़ती ना इस चीज़ के लिए। लेकिन वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड, इसका हमारा सही आंसर है, सही ऑप्शन है वजह। जब आप स्टार्टिंग में होते हो, मतलब जब कोई भी बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो उसको पहले नहीं, लेकिन पहले नहीं पता होता, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आज अच्छा खाना बना है, मुंह में पानी आने लग गया, ठीक है, या फिर वो बोलता है कि अच्छा खाना बना, तो हम बोलते हैं क्यों तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। सो ये एग्जाम्पल्स हैं लर्नर्ड बिहेवियर के, ये सीखे हुए व्यवहार के, हमने इस चीज़ को सीखा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 170। Dash is a principle of learning which increases the student awareness of their own progress and motivate them to improve continuously। ठीक है, डैश सीखने का एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर बच्चों को स्वयं की प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ता है और उन्हें लगातार सुधारते भी, मतलब जागरूक भी होते हैं अपने बारे में, ठीक है, स्टूडेंट की इंक्रीज भी होते हैं स्टूडेंट की अवेयरनेस के बारे में, अपनी ही प्रोग्रेस के बारे में, और साथ के साथ क्या होते हैं मोटिवेट भी। सो ऑप्शंस क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, पूर्व मूल्यांकन या नैदानिक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट, सारांशिक मूल्यांकन, या नॉर्म रेफर्ड असेसमेंट, सामान्य संदर्भित मूल्यांकन। तो देखो, अब कब मैं प्रोग्रेस को जज करूँगी और कब मैं प्रोग्रेस से मोटिवेट होंगी, जब मेरी प्रोग्रेस ना मेरी जर्नी के साथ साथ चलेगी, मतलब रेगुलर बेसिस पे चलेगी, ठीक है। तो जो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे सेमेस्टर वाइज चलते हैं। अब जैसे आपको रेगुलरली क्लास टेस्ट होते होंगे, यूनिट टेस्ट होते होंगे, तो वो क्या हो रही है, आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रही है, किस लिए, ताकि आपकी प्रोग्रेस हो और आप में इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। होपफुली आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, टेलीग्राम में भी हमारे आप डायरेक्ट बात करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। बाकी KMS फैशन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।